आज की क्लास में हम डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पेपर में से एक टॉपिक पढ़ेंगे जो यूनिट 1 का है, द क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी, जो गुनर मिडल के द्वारा 1957 में दिया गया था। गुनर मिडल की इस थ्योरी को हाइपोथेसिस ऑफ ज्योग्राफिक ड्यूअलिज्म भी कहा जाता है। ज्योग्राफिक डुअलिज्म का मतलब हम समझते हैं, डुअलिज्म मतलब जहां दो तरीके की सिचुएशन जो हो, टू टाइप्स ऑफ सिचुएशंस या दो टाइप हो, उसको हम डुअलिज्म कहेंगे। ज्योग्राफिक डुअलिज्म का मतलब हम क्या समझते हैं, दो अलग अलग तरह के क्षेत्र होंगे या रीजन्स होंगे, रीजन 1, रीजन 2। डुअलिज्म मतलब दो अलग क्षेत्र जो होंगे वो अलग तरीके के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्षेत्र जो है वो विकसित होगा, डेवलप्ड होगा, और दूसरा जो होगा वो अल्प विकसित या विकासशील होगा। तो इस प्रकार से अगर ज्योग्राफिकल बेसिस पे दो तरीके के अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं तो उसको हम कहेंगे ज्योग्राफिक डुअलिज्म। और इसी के आधार पे गुनर मिडल ने अपनी क्यूमुलेटिव सर्कुलर कॉजेशन थ्योरी जो है वो प्रस्तुत की थी। गुनर मिडल की जो थ्योरी है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको समझते हैं। मिडल मिडल का ये मानना था कि अगर दो अलग तरीके के क्षेत्र हैं और एक विकसित है और एक अल्प विकसित है या बैकवर्ड रीजन है, तो उन दोनों के बीच में जो है डिसइक्विलिब्रियम वो हमेशा मेंटेन रहता है। और जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि एक फ्री मार्केट स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में हमेशा जो है संतुलन अपने आप मार्केट डिमांड और सप्लाई के आधार पर स्थापित हो जाता है। मिडल उसके विपरीत ये मानते हैं कि मार्केट इकोनॉमी या स्वतंत्र बाजार के आधार पे हम संतुलन जो है वो स्थापित नहीं कर सकते। दो अलग प्रकार के अगर क्षेत्र हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में, तो उनके बीच का जो अंतर है वो धीरे धीरे बढ़ता चले जाता है। और उसका जो रीजन है वो तीन मेजर रीजन देते हैं या तीन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से दो अलग क्षेत्रों के बीच की जो असमानता है वो एक लंबे समय काल में या दीर्घ काल में और भी बढ़ती चली जाती है। जो तीन रीजंस हैं उन्हीं के बेसिस पे हम मिडल का जो पूरा मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है डेवलपमेंट का, उसको समझेंगे। पहला रीजन है लेबर माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब है, मूवमेंट फ्रॉम वन रीजन टू द अदर। एक क्षेत्र से अगर श्रमिक दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उसको हम लेबर माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा कारण है कैपिटल मूवमेंट। कैपिटल मतलब पूंजी की हम बात करें, अगर पूंजी जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ उसका प्रवाह जो है, फ्लो जो है वो ज्यादा है, तो हम कहेंगे कैपिटल मूवमेंट। विपिन सिंह जो स्टूडेंट है अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। फर्स्ट रीजन इज मूवमेंट ऑफ लेबर या लेबर माइग्रेशन। सेकेंड रीजन इज कैपिटल मूवमेंट, पूंजी का प्रवाह। कैपिटल मूवमेंट, पूंजी अगर एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र की तरह उसका प्रवाह होता है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल मूवमेंट। तीसरा है ट्रेड या व्यापार। तो पहला क्या है,
लेबर माइग्रेशन, श्रमिकों का अगर एक जगह से दूसरी जगह श्रमिक जाते हैं उसको लेबर माइग्रेशन कहते हैं। कैपिटल मूवमेंट्स, अगर पूंजी या पूंजी से होने वाला जो निवेश है उसमें अगर प्रवाह देखा जा रहा है तो उसको हम कैपिटल मूवमेंट्स कहेंगे। और तीसरा है व्यापार या ट्रेड। ये तीनों ही सबसे प्रमुख कारण है मीडल के अनुसार, जो कि इनइक्वालिटी को क्रिएट करते हैं या असमानता जो है विकसित और विकासशील या अल्प विकसित क्षेत्रों के बीच में। यहाँ हम रीजन्स की बात करें, इसका मतलब मिडल की जो थ्योरी थी वो फोकस करती थी कि एक कंट्री में या एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में दो अलग क्षेत्रों के बीच में असमानता क्यों पाई जाती है और इसके प्रमुख कारण क्या है। तो तीन कारणों को उन्होंने लिया है, तीन बेसिस पे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है अलग अलग क्षेत्रों के बीच में। विपिन सिंह जो स्टूडेंट है, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो प्लीज अपना माइक आप ऑफ कीजिए, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स को इससे डिस्टरबेंस हो रहा है, क्लास डिस्ट्रैक्ट हो रही है। स्टूडेंट्स अपना माइक क्लास के ड्यूरेशन पे आप ऑफ रखेंगे। जो भी आपको पूछना है आप डाउट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। तो हम बात कर रहे हैं मिडल के थ्योरी की, मिडल के सिद्धांत की, जो ये बात बताती है कि कैसे एक दीर्घ काल में अल्प विकसित और विकसित क्षेत्र के बीच में जो असमानता है वो कैसे निरंतर बढ़ती चली जाती है। पहला रीजन हमने बताया लेबर माइग्रेशन, दूसरा रीजन बताया कैपिटल मूवमेंट और तीसरा बताया व्यापार। मिडल के इसी सिद्धांत को एक्सपैंड करके विस्तृत तौर पे अलग अलग देशों के बीच में पाई जाने वाली असमानता से भी जोड़ा गया है कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो कोई कंट्री डेवलप्ड क्यों है, कोई अंडर डेवलप्ड क्यों है और कोई कंट्री डेवलपिंग क्यों है। उससे भी मिडल के हाइपोथेसिस को या मिडल के सिद्धांत को जोड़ा गया है। लेकिन मिडल ने जब अपना सिद्धांत दिया था तो वो एक देश के लिए दिया था, एक अर्थव्यवस्था के लिए दिया था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के बीच में जो असमानता है उनके बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी को दिया था। आगे इस पे देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया है। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है जिससे कि इनइक्वालिटी या असमानता जो है वो उत्पन्न होती है, उसके लिए हम ले सकते हैं द वेज डिफरेंसेस। मजदूरी दर में जो असमानता पाई जाएगी दोनों क्षेत्रों के बीच में, उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी है या असमानता है। तो पहला जो हम टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे दैट इज वेज डिफरेंशियल या मजदूरी दर में अंतर। मजदूरी दर में पाया जाने वाला अंतर, हम किस अंतर की बात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बीच के अंतर की बात कर रहे हैं। इस थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे पास दो रीजन है, एक रीजन ए है, क्षेत्र ए, दूसरा रीजन है रीजन बी, क्षेत्र बी। अब हम ये एज्यूम करते हैं, ये मानते हैं इस मॉडल में कि रीजन ए जो है वो विकसित है या वो डेवलप्ड है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप भारत के संदर्भ में समझे तो जब हम स्वतंत्र हुए उससे पहले ब्रिटिश एम्पायर थी, और जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो सिटी जो है वो समुद्र तटीय इलाके के पास थी जहां व्यापार हो रहा था, वो इलाके जो हैं वो ज्यादा तेजी से डेवलप हुए, जिन्हें हम कहते हैं सेंटर। और जो रीजन जो है वो दूर इलाके में थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट को आप ले सकते हैं, सिक्किम, मेघालय, असम, इन कंट्रीज में जो है, इन स्टेट्स में जो है विद इन द कंट्री डेवलपमेंट या विकास का जो आप कह सकते हैं इम्पैक्ट या इफेक्ट है वो बहुत बाद में देखा गया, स्वतंत्रता के बहुत बाद में। इसे हम कहते हैं पेरिफेरी। सेंटर मतलब जहां पे डेवलपमेंट सबसे पहले जिस शुरुआत हुई है, और पेरिफेरी मतलब कि जो जिन जिन पे बाद पे इफेक्ट पड़ा है, जो जिस रीजन में डेवलपमेंट हुआ है उससे बहुत दूर अगर कोई रीजन है तो उसको हम कहेंगे पेरिफेरी। तो रीजन ए जो है वो विकसित है, डेवलप्ड है, यस, जो आपने एग्जांपल दिया वो सही है। रीजन बी जो है दैट इज अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड। ये बैकवर्ड रीजन है, अल्प विकसित है, और ये जो है रीजन ए ये विकसित है। अब ग्राफिकली हम ये समझेंगे कि कैसे
सप्लाई और डिमांड के आधार पे, पूर्ति एवं मांग वक्र के आधार पे कैसे अलग दो क्षेत्रों में, क्षेत्र ए और क्षेत्र बी, जिसमें एक क्षेत्र ए विकसित है और क्षेत्र बी जो है वो अल्प विकसित है या पिछड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच में कैसे लेबर माइग्रेशन से या श्रमिकों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के कारण मजदूरी दर में असमानता पाई जाती है, और उसी असमानता की वजह से इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है आय के संदर्भ में, वो लगातार बढ़ती चली जाती है। इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले हम ये समझेंगे कि आज की क्लास में हम दो चीजों को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, मीडल ने क्या थ्योरी दी थी, दूसरा न्यू क्लासिकल की क्या थ्योरी थी। न्यू क्लासिकल जो है ये स्कूल ऑफ थॉट है जो क्लासिकल्स के बाद आया था। मीडल के अनुसार मार्केट फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम को स्थापित करने में विफल हो जाती हैं। सिर्फ सप्लाई और डिमांड के आधार पे संतुलन जो है वो बनाए रखा नहीं जा सकता। न्यू क्लासिकल इसके विपरीत ये विचारधारा रखते हैं कि मार्केट फोर्सेस जो है वो संतुलन को स्थापित कर सकती हैं और उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन या सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। न्यू क्लासिकल्स ये मानते हैं कि अगर कहीं पे लेबर जो है वो कम है तो वहां पे लेबर का इनफ्लो होगा या वहां ज्यादा श्रमिक आएंगे दूसरे क्षेत्र से, और अगर कहीं पे कैपिटल जो है वो कम है या पूंजी कम है तो दूसरे क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में पूंजी कम है उस क्षेत्र में इनफ्लो होगा या कैपिटल मूवमेंट जो होगा उसकी वजह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। या संतुलन जो है वो अपने आप मार्केट डिमांड और सप्लाई या पूर्ति एवं मांग वक्र के फोर्सेस या शक्तियों के आधार पे संतुलन स्थापित हो जाएगा, ऐसा न्यू क्लासिकल मानते हैं। लेकिन मिडल जो है इसके विपरीत ये विचारधारा रखते हैं कि सिर्फ मार्केट फोर्सेस सप्लाई और डिमांड के आधार पे हम संतुलन को स्थापित नहीं कर सकते। जब ग्राफिकली हम इस चीज को स्टडी करेंगे सप्लाई और डिमांड के कर्व से, पूर्ति एवं मांग वक्र से, तो हम दोनों न्यू क्लासिकल को भी लेते चलेंगे और मिडल की जो थ्योरी है उसको भी ग्राफिकल लेते चलेंगे। किसी किसी किताब में आप देखेंगे कि दोनों को एक ही ग्राफ में बना दिया गया है, जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम न्यू क्लासिकल को अलग समझेंगे और मिडल की जो थ्योरी है उसको अलग समझेंगे। पहले हम न्यू क्लासिकल समझेंगे, उसके बाद मिडल की थ्योरी को समझेंगे। न्यू क्लासिकल के थ्योरी के लिए हमें दो ग्राफ बनाने, एक रीजन ए के लिए, एक रीजन बी के लिए। क्षेत्र ए के लिए, दूसरा क्षेत्र बी के लिए। पहला ग्राफ हम एज्यूम करते हैं रीजन ए के लिए है, दूसरा ग्राफ हम एज्यूम करते हैं रीजन बी के लिए है। एक्स एक्सिस पे लेबर डिमांड एंड सप्लाई है, श्रमिक के पूर्ति एवं मांग वक्र है का जो आंकड़ा है वो एक्स एक्सिस पे है, और वेज रेट या मजदूरी दर जो है वो हम लेंगे वाई एक्सिस पे। सप्लाई एंड डिमांड कर्व हम बना देंगे, ये है इनिशियल सप्लाई एंड डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व के लिए हम एस एस डिनोट कर देंगे, डिमांड कर्व के लिए हम डी डी डिनोट कर देंगे। अब ये एज्यूम किया गया, ये माना गया कि जब किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है रीजन ए और रीजन बी के बीच में, तो जो मजदूरी दर है संतुलन पे वो समान है। रीजन ए के लिए हम डब्ल्यू ए मान लेते हैं मजदूरी दर, और रीजन बी का मजदूरी दर हम मान लेते हैं डब्ल्यू बी है। तो इनिशियली क्या माना गया कि दोनों ही रीजन्स के जो मजदूरी दर है डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी वो एक दूसरे के समान है। अब ये एज्यूम किया गया कि अगर किसी भी रीजन की वजह से जो रीजन ए है क्योंकि वो ज्यादा एडवांस है,
तो ऐसा माना गया कि किसी कारण, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डिमांड जो है वो रीजन ए में लेबर की डिमांड जो है वो बढ़ गई। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेबर डिमांड एज्यूम किया गया कि लेबर डिमांड बढ़ गई तो डिमांड कर्व जो डीडी था वो दाईं ओर शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जो बताएगा इंक्रीज इन डिमांड फॉर रीजन ए, जिसे हम लिख देंगे D1 अब जब डिमांड बढ़ेगी, अब डिमांड पहले के जो सप्लाई कर्व है उसको कहाँ कट करिए, इंक्रीज्ड वेज रेट पे। तो अब बढ़ी हुई मजदूरी दर जो है उसके लिए हम लिख सकते हैं WA1। इसी के साथ रीजन बी जो है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर की डिमांड बढ़ गई रीजन ए पे, और रीजन ए जो है वो ज्यादा विकसित है, तो रीजन बी से जो है लेबर माइग्रेशन होगा, जिसका जो कि पहला कंडीशन है मिडल की थ्योरी का, लेबर माइग्रेशन। जो श्रमिक हैं वो रीजन बी से रीजन ए में आ जाएंगे, क्योंकि रीजन ए में अब जो डिमांड है लेबर की वो बढ़ गई है, तो रीजन बी से फ्लो क्या होगा लेबर का रीजन ए में, श्रमिक रीजन ए में आएंगे। इसका मतलब रीजन बी में जो सप्लाई या पूर्ति है श्रमिकों की वो पहले की अपेक्षा क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सप्लाई कर्व कहाँ जाएगा, लेफ्टवर्ड बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो दर्शाएगा कि अब पूर्ति जो है श्रमिकों की रीजन बी में वो कम हो गई है। उसके लिए हम ले लेंगे S1 ठीक है। S1 अब डिमांड कर्व को कहाँ कट कट कर रहे हैं, इंक्रीज्ड वेज रेट WB1 पे, क्योंकि पूर्ति कम हो गई है मांग के सापेक्ष में, इसलिए वेज रेट WB से WB1 पे पहुंच जाएगा। इसी के साथ रीजन ए में, क्योंकि लेबर रीजन बी से रीजन ए में आए हैं, तो सप्लाई रीजन ए में क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सप्लाई कब राइटवर्ड शिफ्ट होगी। इंक्रीज इन डिमांड का जो रीजन है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली क्या रीजन है। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है। आप ये मान लीजिए कि रीजन ए एडवांस्ड है, तो हो सकता है कि वहां पे ज्यादा जो लोग हैं वो उनकी इनकम जो है वो तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वो एडवांस है पहले से ही रीजन ए। तो उस बढ़ती हुई डिमांड की वजह से हो सकता है डिमांड जो पहले थी उसकी अपेक्षा और ज्यादा बढ़ गई है, या डिमांड रीजन ए एडवांस है तो हो सकता है कि क्योंकि वहां पे एजुकेशन फैसिलिटीज ज्यादा है, वहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से हो रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी अच्छे से हो रही है, लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है ओवरऑल डिमांड बढ़ गई। या एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि व्यापार एक कारण हो सकता है, कि व्यापार रीजन ए में ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए जो एक्सपोर्ट हो रहा है रीजन ए से उसकी डिमांड बढ़ गई। कोई भी रीजन हो सकता है, मॉडल में रीजन जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन ए एडवांस्ड है, वहां पे किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि वो एडवांस्ड है तो लगातार लोग जो है उसमें उनकी इनकम बढ़ रही है। अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा मांग करेंगे पहले की अपेक्षा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि किसी भी कारण से अगर डिमांड बढ़ेगी तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब हम ये समझ रहे थे कि क्योंकि रीजन बी से रीजन ए में लेबर सप्लाई बढ़ी है, तो रीजन ए का जो सप्लाई कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा, जो दर्शाएगा कि लेबर सप्लाई जो है वो बढ़ चुकी है। तो राइटवर्ड हम कर्व को शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा S1 ये D1 को कहाँ कट करेगा, उससे आपको ये मिलेगा कि बढ़ी हुई वेज रेट क्या है, तो आपको WA2 मिल जाएगा यहाँ पे। ये हम समझ रहे थे न्यू क्लासिकल थ्योरी को। न्यू क्लासिकल्स क्या कहते हैं, जो WB1 है और जो WA2 है, जो इंक्रीज इन वेज रेट इन रीजन ए है और इंक्रीज इन वेज रेट इन रीजन बी है, दैट इज WB1, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। WA2 इज इक्वल टू WB1, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो इंक्रीज्ड वेज रेट पे एस्टेब्लिश हो जाएगा एट हायर वेज रेट। बढ़ी हुई मजदूरी दर पे संतुलन जो है फिर से स्थापित हो जाएगा,
और किसी भी प्रकार की कोई असमानता जो है वो क्रिएट नहीं होगी या इनइक्वालिटी नहीं होगी, ऐसा मानना था न्यू क्लासिकल थ्योरी का। अब हम समझते हैं मिडल जो है इसके विपरीत उन्होंने ग्राफ में इसको कैसे एक्सप्लेन किया है कि वेज डिफरेंस जो है वो क्रिएट होंगे अगर एक रीजन जो है वो ज्यादा तेजी से विकसित हो रहा है, अगर वो पहले से विकसित है और वहां पे अगर मांग बढ़ती है तो इससे जो असमानता है या ये जो मजदूरी दर में अंतर है वो कैसे ज्यादा बढ़ जाएगा पहले की अपेक्षा। इसके लिए भी हम दो ग्राफ बनाएंगे। पहला जो ग्राफ है वो रीजन ए का है, दूसरा जो ग्राफ है वो रीजन बी का है। रीजन ए जो है वो एडवांस्ड है, रीजन बी जो है वो बैकवर्ड है। इनिशियल सप्लाई एंड डिमांड कर्व बना लेंगे, डी डी एस एस, डी डी एस एस। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हम लेंगे वेज रेट डब्ल्यू ए, वेज रेट डब्ल्यू बी। अब देखते हैं मिडल ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो मिडल ने ये कहा कि जब रीजन ए में डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी तो डिमांड कब कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसको ले लेते हैं D1 D1। और ये वेज रेट को इंक्रीज करके WA1 पे ले जाएगा। ये रीजन ए में होगा। रीजन बी में क्या होगा इन्होंने ये बताया, क्योंकि लेबर जो है वो रीजन बी से रीजन ए की तरफ जा रहे हैं, तो जो लेबर यहाँ से रीजन ए में चले जाएंगे उनकी वजह से रीजन बी में डिमांड जो है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ श्रमिक जो है वो रीजन बी से रीजन ए में चले गए हैं। तो डिमांड कब कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, जो घटती हुए मांग को दर्शाएगा, D1 D1। इसकी वजह से जो वेज है वो रिड्यूस हो जाएगा WB1 पे। अब इसी के साथ जब सप्लाई फैक्टर लिया गया तो ये कहा गया कि रीजन बी जो है इसमें सप्लाई ऑफ लेबर जो है पहले की अपेक्षा कम हो जाएंगी, तो सप्लाई कर्व भी कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। अब नई सप्लाई कर्व और नए डिमांड कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा वो वापस से किस लेवल पे मिलेगा, WTB लेवल पे भी मिल सकता है या WB से कम लेवल पे भी मिल सकता है। हम मान लेते हैं कि हम फिर से वापस WB लेवल पे आ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप रीजन ए में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही है S1 पे, और इसी के साथ डिमांड जो है वो फर्दर इंक्रीज हो रही है। ये जो D1 D1 था ये पहला एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज हुआ था, क्योंकि रीजन बी से रीजन ए में एक्स्ट्रा लेबर आ रहे हैं इसलिए डिमांड जो है वो D1 की अपेक्षा और ज्यादा इंक्रीज होगा। हम मान लेते हैं D2 लेवल पे। इसकी वजह से जो नया D2 है, D2 कर्व है, और जो नया S1 कर्व है जो बढ़ी हुई पूर्ति को दर्शाता है, और ये D2 क्या है, ये बढ़े हुए मांग को दर्शा रहा है जब लेबर जो है RB से RA में आए हैं। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जो WA2 पे एस्टेब्लिश हुआ है। अब आप देखिए कि इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जब मांग विकसित क्षेत्र में बढ़ा है रीजन ए में, तो वेज रेट फाइनली कितना है, WA2। और रीजन बी के लिए वेज रेट कितना है, पहले की तरह डब्ल्यू बी पे है। तो ये क्या दर्शाता है कि जब रीजन ए में किसी भी प्रकार से डिमांड या मांग जो है पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है और वो एडवांस्ड है, तो उसकी वजह से रीजन बी से जो लेबर है वो माइग्रेट करके रीजन ए में जाएंगे, जिसकी वजह से रीजन बी का जो वेज है वो उतना ही बना रहेगा या उससे घट जाएगा, और रीजन ए का जो वेज रेट है वो रीजन बी की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है WA2 पे। WA2 is greater than WB।
ये जो इफेक्ट है इसी का नाम मीडल ने दिया है बैकवॉश इफेक्ट। बैकवॉश इफेक्ट ये स्थापित करता है कि जो सेंटर में है, जो एडवांस रीजन है, अगर उसमें डिमांड इंक्रीज होती है, वो अगर विकसित और ज्यादा विकसित हो रहा है, तो वो अल्प विकसित क्षेत्र और विकसित क्षेत्र के बीच का जो अंतर है या जो वेज डिफरेंशियल है, मजदूरी दर में जो अंतर है, उसको निरंतर बढ़ा देता है। इसी को हम कहते हैं बैकवॉश इफेक्ट। बैकवॉश इफेक्ट जो है एडवांस्ड रीजन को ज्यादा एडवांस करता है और जो पेरिफेरी में या बैकवर्ड रीजन है उसको और ज्यादा बैकवर्ड बना देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है बैकवॉश इफेक्ट का। इसी के आधार पे मीडल ने जो है अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। ग्राफ अगर सबको समझ में आ गया तो कंफर्म कर दीजिए, फिर हम इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझेंगे। ओके, इसकी थ्योरी को समझते हैं कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है। पहला तो हमने रीजन लिया था लेबर माइग्रेशन, जिसको अभी हमने ग्राफ के माध्यम से समझा। लेबर माइग्रेशन से मजदूरी दर में अंतर कैसे आता है, वेज डिफरेंशियल कैसे क्रिएट होता है, और उसकी वजह से बैकवॉश इफेक्ट देखने को मिलता है, जो ये बताता है कि अगर विकसित क्षेत्र ज्यादा विकसित हो रहा है तो वो दोनों क्षेत्रों के बीच के जो अंतर है उसको बढ़ा देता है। इसको कहेंगे हम बैकवॉश इफेक्ट। सेकंड इज कैपिटल मूवमेंट। जो क्षेत्र ज्यादा विकसित है, जैसा कि यहाँ पे रीजन ए था, यहाँ पे जो कैपिटल है उसका क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैपिटल। ज्यादा कैपिटल इस क्षेत्र में आएगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट इज मोर, हेंस कैपिटल इनफ्लो, जिसकी वजह से ये ज्यादा एडवांस होता चला जाएगा। और रीजन बी जो है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट कम है, ये अल्प विकसित है, यहाँ पे वेज रेट्स कम है, यहाँ पे क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। इसी के साथ साथ और क्या होगा, जैसे जैसे लेबर जो है रीजन बी से रीजन ए में जाएंगे, माइग्रेशन होगा, वैसे वैसे जो ट्रांसपोर्ट यातायात की जो सुविधा है, जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, हर जगह इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि रीजन ए में ज्यादा, आप कह सकते हैं वो विकसित है, ज्यादा एडवांस है। तो रीजन ए में जितने इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स हैं वो दोनों ही इंप्रूव होंगे। और वहीं दूसरी तरफ क्योंकि रीजन बी में बैकवर्ड है या पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर जो है वो कम विकसित होंगे। कैपिटल मूवमेंट्स, एक स्टूडेंट ने कहा रिपीट करने के लिए, कैपिटल मूवमेंट एक तरीके से पूंजी का जो प्रवाह है उसको दर्शाता है। पूंजी का प्रवाह हमेशा वहां होता है जहां जो क्षेत्र या जो कंट्री एडवांस होती है, जो एडवांस होगी वहां पे प्रॉफिट जो है वो ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि वहां लोगों की इनकम ज्यादा होगी, और इनकम ज्यादा होने की वजह से जो कुल मांग है या डिमांड है वो ज्यादा होगी। कैपिटल मूवमेंट जो है वो हमेशा एडवांस में होता है, इसलिए मैंने कहा कैपिटल मूवमेंट जो है इस एग्जांपल में रीजन ए में होगा, क्योंकि रीजन बी जो है वो पिछड़ा हुआ है, वहां पे डिमांड जो है वो कम है, मांग कम है, कुल मांग कम है, एग्रीगेट डिमांड, जिसकी वजह से यहां से क्या होगा, कैपिटल आउटफ्लो या पूंजी का जो फ्लो है यहाँ आउटफ्लो होगा। या आउटफ्लो का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि रीजन बी से वो रीजन ए की तरफ कैपिटल मूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज जो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स हैं, ये ज्यादा तेजी से, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स मतलब कि हम बात कर रहे हैं इनकम की, जो कि वेज से हम समझ सकते हैं, हम बात कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज की, हॉस्पिटल्स की, हम बात कर रहे हैं रोड्स की, हम बात करें एजुकेशन की, एक्सेट्रा। ये सब एडवांस
जो है रीजन, वहां पे ये सुविधाएं जो हैं वो तेजी से विकसित होंगी, और जो पिछड़ा हुआ है वहां पे ये सब जल्दी विकसित नहीं होगा, क्योंकि वहां प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो कम हो रही हैं। ये रीजन है कि क्यों एक बैकवर्ड रीजन जो है वो बैकवर्ड ही रह जाता है। बैकवर्ड जो है वो रीजन है, कारण है, और बैकवर्ड जो है वही इफेक्ट भी है, प्रभाव भी है। तो इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो कारण है वही प्रभाव है। कारण क्या है कि क्षेत्र पिछड़ा है, और उसका इफेक्ट क्या है कि वो पिछड़ा रह जाता है। अगर कोई क्षेत्र या रीजन जो है वो बैकवर्ड है, कम विकसित है, तो वहां कैपिटल का जो आउटफ्लो होगा, कैपिटल का इनफ्लो कम होगा, वहां पे जितने सोशल फैक्टर्स हैं वो कम विकसित होंगे, और एक लंबे समय तक वहां पे बैकवर्डनेस जो है वो बनी रहेगी। इसी को कहते हैं सर्कुलर इफेक्ट। इसलिए मिडल की जो थ्योरी है उसे क्या कहते हैं, सर्कुलर कॉजेशन और क्यूमुलेटिव कॉजेशन। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है कि लगातार कोई चीज अगर देखने को मिलती है, जो विकसित है लगातार उसमें विकास देखने को मिल रहा है, और जो अल्प विकसित है उसमें निरंतर जो है वो पिछड़ापन देखने को मिल रहा है, इसी को कहते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट। सर्कुलर मतलब बैकवर्डनेस जो है या पिछड़ापन जो है वही कारण है और वही प्रभाव भी है, इसीलिए इसको कहते हैं सर्कुलर इफेक्ट। इसको आप रिलेट कर सकते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के साथ। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या बताता है, क्योंकि एक व्यक्ति गरीब है या कंट्री पुअर है, इसीलिए वहां पे एजुकेशन जो है, हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो अच्छी नहीं होंगी, और इसकी वजह से वो फिर से वो कंट्री या वो इंडिविजुअल या व्यक्ति जो है गरीब बना रहेगा। तो ये क्या है, विशियस सर्कल एक तरीके का, कि गरीबी ही गरीबी को बढ़ाती है। इसी प्रकार से पिछड़ापन ही पिछड़ेपन का कारण है। ये मिडल की थ्योरी में मिडल ने यही चीज जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी के रिलेशन में, वो है कि असमानता का कारण क्या है, इनइक्वालिटी का रीजन क्या है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझाया गया है। पहला तो हमने समझ लिया बैकवॉश इफेक्ट, जिसको आप शॉर्ट में BWE लिख सकते हैं, बैकवॉश इफेक्ट। दूसरा है स्प्रेड इफेक्ट, जिसके लिए आप लिख सकते हैं शॉर्ट में SPE। इनइक्वालिटी को समझाने के लिए इन दोनों इफेक्ट के प्रभाव की बात की गई है। एक है बैकवर्ड इफेक्ट जिसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, दूसरा है स्प्रेड इफेक्ट। स्प्रेड इफेक्ट जो है इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। स्प्रेड इफेक्ट जुड़ा है ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ। ट्रिकल डाउन इफेक्ट को इस पिरामिड से फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन का मतलब है कि ऊपर से, टॉप से बॉटम की तरफ जो फ्लो होता है उसी को हम कहते हैं ट्रिकल डाउन। टॉप में हम मान लेते हैं कि रिच पीपल है, एडवांस्ड रीजन है, रीजन ए, और बॉटम में जो है वो रीजन बी है, या गरीब तबके के लोग हैं। तो इसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये कहता है कि जब एडवांस रीजन जो है वो ग्रो करेगा तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे रीजन बी में भी देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं स्प्रेड इफेक्ट, जो कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट से जुड़ा हुआ है, कि जो एडवांसमेंट या जो विकसित क्षेत्र जो है जब विकास करता है तो उसका प्रभाव जो है वो अल्प विकसित क्षेत्र पे भी पड़ेगा, और धीरे धीरे इनके बीच का जो अंतर है, असमानता है, वो कम होती जाएगी। ये है स्प्रेड इफेक्ट, कि रीजन ए का जो इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट, वो स्प्रेड होकर रीजन बी तक आ जाएगा। ये स्प्रेड इफेक्ट है। मिडल ने ये कहा इनइक्वालिटी का जो रीजन है या जो असमानता का कारण है, उन्होंने बताया कि बैकवर्ड इफेक्ट जो है, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में स्प्रेड इफेक्ट से ज्यादा है तो वहां पे दोनों क्षेत्रों के बीच में या अलग अलग क्षेत्रों के बीच में असमानता देखने को मिलेगी, जो कि बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स के आधार पे होगी।
आय असमानता के साथ साथ सोशल फैक्टर्स में भी असमानता देखने को मिलेगी। ये है इनइक्वालिटी की कंडीशन अकॉर्डिंग टू मीडल। इसमें दो तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं, टू इफेक्ट्स। पहला हम लेते हैं कंडीशन 1। इसमें हम लेते हैं डेवलप्ड कंट्री या विकसित देश, क्योंकि मैंने ये आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया कि मिडल की जो थ्योरी है उसको विस्तृत करके एक्सटेंड करके अलग अलग देशों के बीच में जो असमानता पाई जाती है उसके लिए भी इस्तेमाल किया गया है, तो उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंडीशन 1 में हम लेते हैं विकसित देश। यहाँ पे बैकवश इफेक्ट जो है वो कम है अपेक्षाकृत स्प्रेड इफेक्ट के। स्प्रेड इफेक्ट इज ग्रेटर देन बैकवश इफेक्ट। ये डेवलप्ड कंट्री में ऐसी सिचुएशन पाई जाती है। दूसरी ओर हम कंडीशन 2 देखते हैं जो कि बैकवर्ड रीजन के लिए या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है। या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अल्प विकसित देश। यहाँ पे स्प्रेड इफेक्ट जो है वो बहुत कम है अपेक्षाकृत बैकवॉश इफेक्ट के। बैकवॉश इफेक्ट इज ग्रेटर देन स्प्रेड इफेक्ट, जो कि कारण है कि क्यों एक अल्प विकसित देश जो है वो अल्प विकसित बहुत लंबे समय तक अल्प विकसित रहता है, उसमें बैकवॉश इफेक्ट जो है वो ज्यादा है अपेक्षाकृत स्प्रेड इफेक्ट के। मिडल की जो ये थ्योरी है ये दी गई थी ईयर 1957 में। इसमें एक बहुत फेमस लाइन है जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, अ रीजन इज बैकवर्ड बिकॉज इट्स बैकवर्ड। एक क्षेत्र जो है वो पिछड़ा है क्योंकि वो पिछड़ा है, तो कारण और प्रभाव जो है वो सेम है यहाँ पे। इसमें एक और चीज हम एक्सप्लेन करेंगे जो है बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज ये बताते हैं कि कैसे एडवांस्ड रीजन में जब डिमांड बढ़ती है तो कैसे इन बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज की वजह से वो और तेजी से विकसित होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि एक नया इंडस्ट्री जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ रीजन ए में। इसकी वजह से इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी रीजन ए में स्टैब्लिश होंगे, रिलेटेड इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से दो प्रकार के लिंकेज जो है वो देखने को मिलेंगे। पहला है बैकवर्ड लिंकेजेस, दूसरा है फॉरवर्ड लिंकेजेस। बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब क्या है कि अगर जो इंडस्ट्री जो है एस्टैब्लिश हुई है वो रॉ मटेरियल्स किसी और इंडस्ट्री से लेती होगी, तो बैकवर्ड लिंकेज का मतलब है इस इंडस्ट्री के साथ साथ वो इंडस्ट्री जिससे कि रॉ मटेरियल लेती है वो भी डेवलप होंगे, और उसी के साथ साथ ये इंडस्ट्री जब अपने गुड्स को प्रोड्यूस करती है तो उससे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं इंक्रीज होंगी या उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। तो इन दोनों की वजह से जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनमें और तेजी से, या जो एडवांस रीजन्स हैं उनमें और तेजी से विकास जो है वो देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसका मिडल ने सल्यूशन दिया।
प्रॉब्लम क्या है? अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट या हम कह सकते पिछड़ापन, बैकवर्डनेस, ये प्रॉब्लम है। मिडल के अनुसार मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे हम इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो मिडल ने इसका सल्यूशन क्या दिया है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार का हस्तक्षेप। मिडल के अनुसार गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और बैकवॉश इफेक्ट जो है उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए और जो स्प्रेड इफेक्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से स्प्रेड इफेक्ट जो है वो बैकवर्ड इफेक्ट से ज्यादा होना चाहिए। स्प्रेड इफेक्ट अगर बैकवॉश इफेक्ट से ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा? जो पेरिफेरी में रीजन्स हैं उनमें भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो अंडर डेवलप्ड हैं वो बढ़े हुए स्प्रेड इफेक्ट की वजह से अब डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम कह सकते हैं वो डेवलप रीजन्स या डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो बन सकते हैं। ये था मिडल का सर्कुलर कॉजेशन क्यूमुलेटिव थ्योरी फॉर अंडर डेवलपमेंट। आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे।